हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम लोग लेक्चर को शुरू करें दोबारा से, जैसा कि हम लोग हमेशा किया करते हैं, आप ज़रा वीडियो को पॉज करके क्या क्या पढ़ लेने के लिए बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद फिर किसी एक चार्ज्ड पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखे। इसके तुरंत बाद फिर सीखना शुरू किए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ज़रा अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रा पढ़ लीजिए नोटबुक से भी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो में जाके भी आप अच्छे से सीख लें उससे पहले। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में क्या क्या चीज़। तो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये पहला डेफिनेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेफिनेशन? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो डेफिनेशन बताया वो डेफिनेशन को पूरा लिख दिया जाए, लास्ट में ये लिख दें पर यूनिट चार्ज, तो वही डेफिनेशन बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। फिर तो आई होप आप अगर बुक्स से पढ़ रहे होंगे तो आपको शायद समझ में आया होगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। एक चार्ज पार्टिकल के वजह से हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दो चार्ज पार्टिकल्स के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखे थे। शायद हम लोग एक यूनिफॉर्म रॉड, शायद क्या पक्का, एक यूनिफॉर्म रॉड के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करने के लिए सीख चुके थे। इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। तो आप सवाल लिखें, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। आई गेस हम लोगों ने एक रिंग के वजह से उसके एक्सिस वाले पॉइंट पर भी निकाल रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके थे। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और मैं अलग अलग सिचुएशंस दे रहा हूं, आपको सोच समझ के उन सभी केसेस में पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। कोशिश करिएगा कि बिना किसी हेल्प के पूरी तरह से खुद से सॉल्व करें। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी रिंग मान रहा हूं, और इस पर इस तरह से चार्ज पूरे में फैला हुआ है। आसान है सवाल। Q चार्ज है, R है रेडियस। इस सेंट्रल पॉइंट P पर जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तुरंत से निकाल दें आप। ये फर्स्ट पार्ट है, जल्दी करो सॉल्व इसे। पुराने क्लास में सीखे हुए चीजों का दोबारा से यूज कर रहे हैं बस। ये दो रिंग्स हैं इस बार, इस पर चार्ज Q का, रेडियस इसका 3R का, जबकि इसके लिए भी चार्ज Q का, रेडियस इसका 3R का। पता ये करना है कि पोटेंशियल कितना होगा ठीक सेंटर में, P पॉइंट ठीक सेंटर में है, और ये सेपरेशन दिया हुआ है 8R का। चलिए ज़रा सॉल्व कर दें आप। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आई होप आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिर्फ एक छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल तुम देखोगे पहले, और पोटेंशियल के लिए ऐसे करके डायरेक्शन थोड़े ना देखेंगे हम लोग कि भाई इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ये सब किया करते थे कब? जब हम लोग वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते थे। तो वेक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल रहे होते P पॉइंट पर, तब जाके हम लोग रिजॉल्व वगैरह करते और आंसर निकालते। यहाँ तो बहुत आसान है, सिर्फ dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? सपोज dv मस्ट बी इक्वल टू k टाइम्स dq डिवाइडेड बाई r। अब दोनों साइड में अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए इस बात का ख्याल रखें कि r रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ डायरेक्शंस।
तो इसका इंटीग्रेशन v बना, यहाँ पर चार्ज का इंटीग्रेशन पूरा का पूरा टोटल चार्ज KQ/R ही करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ गए। आसान पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इजी। सेकेंड पार्ट पिछले क्लास में सीखे हुए चीज़ों को यूज करो। जैसे ही ज़रूरत पड़े, अगर आप चाहते हो कि मेरे बताने के पहले ही आप सॉल्व किए हुए रहें तो आप वीडियो को ज़रूर पॉज कर लें, यही होना भी चाहिए। तो देखिए, सिर्फ इस dq के चार्ज के वजह से अगर तुम पोटेंशियल निकालते हो इस पॉइंट P पर, तो कितना आएगा? dV1, इस रिंग का नाम रखा 1, ये रिंग का नाम है 2। dV1 मतलब इस पर के एक एलिमेंट के वजह से मौजूद यहाँ पर का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये डिस्टेंस यूज किया जाना चाहिए। ये न तो 3R है न तो 4R है, ये डिस्टेंस बना 5R। इस कारण से dV1 विल बी इक्वल टू K टाइम्स D कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 5R, और इसी का मात्र इंटीग्रेशन कर देंगे dQ। प्रत्येक dQ के वजह से इतना ही तो आएगा इस पॉइंट P पर पोटेंशियल। तो V1 का वैल्यू डायरेक्ट लिखा जा सकता है K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई 5R। अच्छा, जिस हालत में ये है यहाँ पर पोटेंशियल देने के लिए, ठीक वैसे ही हालत में तो ये भी है, और ये भी पोटेंशियल यहाँ पर वैसा ही देगा। क्या ऐसा कुछ भी होगा क्या इसके वजह से जो भी पोटेंशियल है उसके वजह से जो भी पोटेंशियल है दोनों कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पोटेंशियल डजंट हैव एनी डायरेक्शन, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग कैंसल्ड। हाँ, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो इसके वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो कैंसिल हो सकता था। तो फाइनल आंसर पता करने के लिए मात्र इसी का 2 गुना कर दीजिए, दोनों के वजह से पोटेंशियल आ गया। थर्ड पार्ट पिछला देखें किसको किसको अच्छे से याद है। हम लोग अब बात कर रहे होंगे थर्ड पार्ट में स्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है बच्चों। तो थर्ड पार्ट है ये एक स्फीयर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के बारे में पहले मैं दे चुका हूं क्लास में करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। मैं सही समय पर बताऊंगा, लेकिन आपके पास हो चुका होना चाहिए पहले से। ये एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल जिस पर कि मौजूद चार्ज कैपिटल Q का, कैपिटल Q का चार्ज, इसका रेडियस माना जाएगा R, और मैं कोई भी पॉइंट ले लिया हूं P पॉइंट, ये O है, कहीं पर भी ये P पॉइंट सच दैट, अब इसमें थर्ड पार्ट में A पार्ट दिया जा रहा है। P पॉइंट कहाँ पर है मैं ड्रॉ ही नहीं किया। P पॉइंट कुछ ऐसे जगह पर है ताकि OP का वैल्यू निकल के आ रहा है 2R। जरा सोच समझ के कर दो। OP का वैल्यू है 2R। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। OP का वैल्यू अगर 2R है तो इसका जरूर से मतलब निकला कि P पॉइंट शायद यहाँ पर कहीं बाहर में, इस स्फेरिकल शेल के बाहर में रहा होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आप डेफिनेशन अगर समझते हैं तो कुछ भी नहीं है सवाल में। डेफिनेशन यही है, इन्फिनिटी से यहाँ पर एक यूनिट चार्ज को लाएं, यानी कि पर यूनिट चार्ज अगर वर्क डन देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, तो जितना भी वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज उसी का नेगेटिव, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। खैर, इन्फिनिटी से यहाँ तक चार्ज के लाए जाने के दौरान पूरे रास्ते इस लाए जाने वाले चार्ज को यही लगेगा जैसे कि ये पूरा का पूरा स्फीयर कहाँ है, सेंटर पर है। तो सारे कैलकुलेशंस के लिए ऐसा माना जा सकता है, बाहर में सारे कैलकुलेशंस के लिए ऐसा माना जा सकता है कि पूरा स्फेरिकल शेल कंसंट्रेटेड है अपने खुद के सेंटर के लिए। इस बात को हमेशा याद रखो तुम। स्फेरिकल शेल में बाहर में अगर कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं और यूनिफॉर्म चार्ज है, तो इसके वजह से बाहर में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा होता है कि जैसे पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो इस वजह से माना जाएगा P पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल, जैसे K टाइम्स Q का पूरा चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई, अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यूज कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2R, यही आंसर हो गया। तो थोड़ा कठिन वाला पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आने में प्रॉब्लम होगा, बी प्रिपेयर्ड। OP इस बार दिया हुआ है, आप पहले से समझते हैं, R/2 इस बार। इसे कोशिश करो एक बार सॉल्व करने का, बहुत सोच समझ के करना,
अपना पूरा बेस्ट अटेम्प्ट देके, जितना भी सीखे हो सब कुछ यूज कर दो इसी में। चलिए, मान के चल रहा हूं कि आपने कोई ना कोई आंसर ऑब्टेन कर लिया है। हम लोग इस बार बात कर रहे हैं इस पॉइंट P के बारे में। इस पॉइंट P पर मैं जानना चाहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ बात किए हुए हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पर यूनिट चार्ज कर दीजिए, यही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उस पॉइंट का जहां पर चार्ज रखा हुआ है। आई होप याद है सभी को। खैर, तो अब हम लोग जानना ये चाहते हैं कि यहां पर रखे हुए चार्ज का आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। यहां पर रखे हुए चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक। तो देखो, माना कि ये पॉइंट है इन्फिनिटी। सभी ध्यान से सुने एकदम। मैं पहले बोल चुका हूं, थोड़ा सा कठिन बात है, समझना आसान नहीं होगा। कोई एक चार्ज है यहां पर और इस चार्ज का पोजीशन शुरुआत में इन्फिनिटी है, ये चार्ज है Q। इस चार्ज को जैसे जैसे नजदीक ला रहे होंगे, एक्सटर्नल एजेंट जैसे जैसे नजदीक लेके आ रहा होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होने वाले वर्क का नेगेटिव, यही सीखे हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन का नेगेटिव, बस यही होता ही है। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे नजदीक आ रहा होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर पॉजिटिव वर्क करेगा कि नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहता है इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, हेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। ऑलरेडी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था कितना इन्फिनिटी पर, इसके लिए 0। जब ये नजदीक में किसी एक पॉइंट यहाँ पर सपोज आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी अच्छा खासा हो चुका है, सपोज U0 हो गया। और ज्यादा नजदीक आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि इस दौरान नेगेटिव वर्क बिल्कुल होगा, तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल का बढ़ जाएगा। और ज्यादा नजदीक लेके आएंगे, एकदम सरफेस तक लेके आ जाएंगे, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल का और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उस चार्ज पार्टिकल को मान के चलना, यहाँ पर छोटा सा होल है, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी तरह करके ये अंदर भी आ गया। तो अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे सरफेस से अंदर और अंदर चलते चला जा रहा होगा, हॉलो है ना ये, अंदर में खाली है ये, तो सरफेस के अंदर जैसे जैसे ये Q चार्ज पार्टिकल जा रहा होगा लगातार, हाउ मच विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अंदर जाने के बाद की बात कर रहा हूं, इस डिस्टेंस के दौरान, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान स्मॉल Q वाले चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, 0। 0 क्यों? क्योंकि भाई हम लोग सीखे हुए हैं पहले से, स्फेरिकल शेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसे निकालते हैं अलग कहानी है उसका, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो किस बात का वर्क डन। फिर से सुनना बात को, स्मॉल Q का चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है, उसको लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा रिपेल किया जा रहा था, और इसका पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, यहां तक बढ़ते चला गया। और उसके बाद फिर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी हो चुका था उसमें चेंज आना बंद हो गया, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई वर्क ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। जब अंदर आ चुके हैं हम लोग स्फेरिकल शेल के, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कोई वर्क नहीं होने की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जितना ये चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इस खास पॉइंट पर रहने वाला है, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी अंदर के किसी भी पॉइंट पर रहने वाला है। चार्ज पार्टिकल अंदर में Q का चार्ज कितना भी चक्कर लगा ले, यहां से यहां चला जाए, यहां से यहां चला जाए, फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पर सरफेस पर अचीव कर चुका था ये चार्ज पार्टिकल, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी अंदर के किसी भी पॉइंट पर मौजूद रहने वाला है इस Q के लिए। और जितना भी Q का पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा एक छोटा सा कंफ्यूजन ऐड कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज का कहां से हो गया, पोटेंशियल एनर्जी तो हुआ करता है किसी सिस्टम का। तो देखो ना तुम, सिस्टम यहाँ पर क्या है, ये चार्ज Q है और ये पूरा स्फेरिकल शेल है, पूरा स्फेरिकल शेल अपने जगह स्टेशनरी है, सिर्फ ये मूव कर रहा है। तो जब कोई एक चार्ज पूरे सिस्टम में मात्र एक चार्ज जब मूव कर रहा होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल देते हैं कि उसी चार्ज पार्टिकल का है। तो ये कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में सीखे हुए हैं। ऑलराइट, तो
स्मॉल q का चार्ज यहां से यहां अगर ट्रेवल किया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, यहां तक कहीं भी रास्ते में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए ये स्फेरिकल शेल सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अंदर आ जाता है, जितना भी सरफेस पर हुआ करता था पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। उसको q से डिवाइड अगर तुम कर देते हो तो पोटेंशियल आ जाएगा। और पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं। ये तो बैकग्राउंड था हम लोगों ने जो अभी अभी सीखा। इस क्वेश्चन को खास अब सॉल्व करने के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए ध्यान से कि ये चार्ज्ड पार्टिकल, Q का चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से, अब Q के चार्ज पार्टिकल को छोड़ देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन Q चार्ज पार्टिकल जो ऐसे करके आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था, यानी यहाँ का पोटेंशियल पता करना है, यहाँ का पोटेंशियल पता करना है। तो Q को यहाँ रखो और पोटेंशियल एनर्जी देखो Q से डिवाइड कर दो। यही तरीका है, यानी कि Q से डिवाइड करते चले जाओगे तो भी यही बात तुमको मिलेगा कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा था वैसे वैसे पोटेंशियल भी बदल रहा था। तो पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा है, 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 यहाँ तक बढ़ते चला गया। उसके बाद अंदर में जब चार्ज पार्टिकल चला जाएगा तो चार्ज पार्टिकल का ना तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और उसको Q से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो यानी पोटेंशियल भी चेंज पूरे रास्ते अब अंदर में मोशन के दौरान नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब जितना इस पॉइंट, सपोज Q नहीं, सपोज ये एकदम सरफेस वाला पॉइंट जो A पॉइंट है, वहां पर जितना भी पोटेंशियल होगा ठीक उतना ही पोटेंशियल P पॉइंट को छोड़ो, P के अलावा जितने अंदर के पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल वही होगा जितना कि इस A पॉइंट का पोटेंशियल है। अभी भी मुझसे पहले आंसर लिख दो। फाइनल आंसर K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। यहां पर R/2 नहीं यूज करने लगेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करके इस केवल थर्ड पार्ट में जो भी आपने सीखा इसको अच्छे से एलैबोरेट करके अपने वर्ड्स में लिख लो अच्छे से, ठीक। और ज़रूरत पड़ने पर पिछले 5-10 मिनट के वीडियो को आप रिपीट करके भी देख लें, जो भी मैं बताया उसको एकदम अच्छे से समझ लो, दिमाग में एकदम पत्थर से लिख दो। इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज़ आने वाला है। चलिए, पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने बात किया, और भी कई तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल पॉसिबल हैं, लेकिन आप उसे बुकलेट से और HCV बुक से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। हम लोग इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। लिखिए टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहले समझ लेंगे, उसके बाद आप नोट करिएगा। अगर कोई एक चार्ज है Q, ठीक, तो इस चार्ज Q के वजह से इस P पॉइंट पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा K टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाई जो भी ये डिस्टेंस है, सपोज R है। इतना तो क्लियर है हमें। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट का नाम P1 रख दिया, जबकि दूसरा पॉइंट P2 यहां पर कहीं पर ले लिया बराबर दूरी पर P2, तो इस पॉइंट P2 पर का भी पोटेंशियल यही होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। इनफैक्ट पोटेंशियल पूरी तरह से सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, लेकिन उसका केवल मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एग्जैक्ट सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल का तो डायरेक्शन ही नहीं होता। अच्छा, साथ ही यहाँ पर का एक पॉइंट भी अगर ले लूँ मैं P3, जिसका डिस्टेंस अगेन R ही है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा। अच्छा, फिर से इस बोर्ड से बाहर निकल के सेम डिस्टेंस स्मॉल r के बाद यहाँ पर हवा में एक पॉइंट में ले लेता हूँ, तो भी उस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्ट इतना ही रहेगा। तो सीधी बात, एक स्फीयर इमेजिन करो तुम, जिसका सेंटर खुद ये चार्ज है,
और उस स्फीयर का रेडियस है r। स्फीयर मतलब ऐसे करके ये घुमावदार है और बाहर से 3 डायमेंशंस में ये ऊपर से भी बंद है, ठीक। तो इस स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर देखो पोटेंशियल कितना रहेगा, KQ/R। और ये स्फीयर का क्या डेफिनेशन है, ये स्फीयर उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जहां पर की पोटेंशियल है सेम। तो अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को सीखते हैं कि क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी सरफेस होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है। एक ऐसा सरफेस जिसके एक एक पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा, उस सरफेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस on which every point has same electrostatic potential, on which every point has same electrostatic potential। एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम रहे, ऐसे सरफेस का नाम रखा गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लिखो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अभी बताया था। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पर कि पोटेंशियल रहे हर जगह पर सेम। तो ये रहा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी के बाद ऐसे करके कंप्लीट कर दोगे तो ये एक तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और इसका पोटेंशियल कुछ और है, सपोज V1, इसका पोटेंशियल कुछ और है V2, इसका पोटेंशियल कुछ और है। ये तीन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, लेकिन कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो तो इस पर के प्रत्येक पॉइंट पर का पोटेंशियल V2 ही होना चाहिए, जो होगा भी इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से, ठीक है। ये एक सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल था। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में सबसे पहली बात इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, two different equipotential surfaces do not cut each other. Two different equipotential surfaces do not cut each other. For example, देखो, मान लो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल है V1। दूसरा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में बनाया जिस पर कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल है V2 और V1 इज नॉट इक्वल टू V2 है, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो ये आपस में कट नहीं कर सकते। कट क्यों नहीं कर सकते? तो भाई ये वाले पॉइंट के लिए आखिर पोटेंशियल क्या रहेगा, फिर V1 रहेगा कि V2 रहेगा। इस आर्ग्यूमेंट से हम लोग बोल सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कभी कट नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में उससे भी इंपॉर्टेंट बात देखो, समझने वाली बात है थोड़ी सी, कि एक एग्जांपल भी हम लोग देखे हुए थे। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे करके बनाया था मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो, मैं पहली बात एकदम बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, अभी समझ में आएगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके थे, ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये है क्या रिप्रेजेंट कर रहा, बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बात क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमेशा ही। इसका एक रीजन है, लेकिन अभी के लिए पहले तो इस बात को नोट कर लो प्रॉपर्टीज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पेनिट्रेट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करके गुजरते हैं हमेशा।
इसी के रीज़न को समझने की कोशिश करिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो इस बात को कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली ही गुजरता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी बात को मैं और अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। माना कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो इसके परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरह से कि ये बनने वाला जो एंगल है ये थीटा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये एज्यूम कर लेते हैं पहले। अगर मैं ये प्रूव कर दिया कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी रैंडमली कुछ भी नहीं हो सकता। खैर, तो माना पहले कि ये कोई भी एंगल है थीटा। अब देखिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जस्ट पहले और जस्ट बाद ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, ठीक। अब इमेजिन करिए आप कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज्ड पार्टिकल को, एक चार्ज्ड पार्टिकल क्यू को ए से बी तक लेके गए, हाथ से पकड़ के एक चार्ज पार्टिकल को, हाथ से पकड़ के इस चार्ज्ड पार्टिकल को इस जगह से ट्रेवल करवा के मैं इस जगह लेके गया। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वर्क डन हुआ? चेक करते हैं कितना हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे कर, यही तो मतलब होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कि इस डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो लगातार उस चार्ज पार्टिकल पर ए से बी के दौरान, ए से बी काफ़ी कम डिस्टेंस है, ए से बी के दौरान जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर वो कितना लग रहा है, देन फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं चार्ज पार्टिकल को मूव किधर कराया, ए से बी के तरफ मूव कराया, यानी कि थीटा एंगल पर। जिधर फोर्स लग रहा था उससे थीटा एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है ds का। तो हाउ मच इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो dw वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जितना भी फोर्स लग रहा है q इंटू ई, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ds का, और ds और QE के बीच का एंगल कितना है, ds इस डायरेक्शन में a से b हुआ और फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो कितना वर्क डन होगा इनटू cos थीटा। अगर इतना वर्क डन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एग्जैक्ट -1 टाइम्स दिस मच ऑफ, यही तो रूल है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट नेगेटिव, इसी का दूसरा नाम रख दिया गया है चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये समझा कि ए से बी तक जाने में दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर सुनना जरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन हम लोग जिस जगह पर ट्रेवल कर रहे थे वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, तो मुझे ये बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा कि बी पॉइंट का पोटेंशियल? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। तो इक्विपोटेंशियल अगर ये सरफेस है तो ए और बी पॉइंट्स में तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, दोनों जगहों पर सेम पोटेंशियल होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसका नाम होता है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसी का तो दूसरा नाम है चेंज इन पोटेंशियल। फिर तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, वो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो या तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। ये तो मैं बोला कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो या एक ही ऑप्शन है फिर cos थीटा जीरो। आई होप समझ पाए आप। तो cos थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो इससे यह बात साबित होता है कि ए और बी पॉइंट के बीच में अगर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल नहीं बदला तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदला, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदला तो इसका सीधा मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऐसा तभी हो सकता है जब cos थीटा का वैल्यू जीरो हो, यानी थीटा होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर।
ज़रा अपने वर्ड्स में इसको नोट करेंगे, बस बात को सुन लो कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करते हैं, ठीक। सबसे पहले ये बोला मैं, इसको प्रूव करने की बात फिर मैं किया, और उसी का प्रूफ मैं ये बताया आपको कि मान लो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान चार्ज पार्टिकल को ले जाया गया, एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो पोटेंशियल बदला नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं बदला, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अगर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो होना चाहिए, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के। तो बस इससे प्रूव हो गया। तो आप अपने वर्ड्स में इसे सोच समझ के जरूरत पड़ने पर फिर से देखो उसको और अच्छे से लिख डालो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सीखे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आप बीच में पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, पहले जो भी लिख रहे थे उसके आगे की बात कर रहा हूं फिर। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर फॉलोइंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर फॉलोइंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। फॉर फॉलोइंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए क्या है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है। जरा एक बार इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कम से कम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ड्रॉ कर दें आप। कम से कम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस चार्ज के लिए ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, आई होप आपने कर लिया। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो एकदम नज़दीक में देखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे जैसे कि एक चार्ज की वजह से नॉर्मली निकलते हैं। ये रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका इफेक्ट आते जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसे स्ट्रेट जाने वाला था उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा कि धकेल देगा। ऐसे ही याद कराया था मैं। ये वाला ऐसे टर्न ले लेगा, ये वाला भी ऐसे टर्न ले लेगा, इधर एक स्ट्रेट जा रहा होगा शायद, ये वाला ऐसे टर्न ले लेगा, ये वाला ऐसे, ये टर्न लेके इधर चला जाएगा, ये टर्न लेके इधर चला जाएगा। अच्छा, कई बच्चे ये डाउट पूछ रहे थे मुझसे कि एकदम स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा होगा वो सेंटर में कहाँ जाएगा। तो फिजिक्स में क्या होता है, जो अभी तक मेरे पास बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो ये है, मुझे सच में नहीं पता कि क्या होगा, मेरे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि फिजिक्स में ज़्यादातर बार यही होता है कि कितना भी नज़दीक तुम लेके जाओ, देयर विल बी सम नॉन ज़ीरो सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल लाइन एंड द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या तो वो सेंट्रल वाले लाइन के ऊपर होगा या तो वो नीचे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऊपर हुआ तो ऊपर की तरफ बेंड करेगा, नीचे हुआ तो नीचे की तरफ बेंड करेगा। एग्जैक्ट एक ही जगह पर हो पाना तो मतलब डिफाइंड नहीं रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो शार्प उसी पर जा रहा है। बस इतना ही कहा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो वाला जो कि एकदम सेंट्रल लाइन के एकदम नज़दीक है, उसी पर है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके गया। सिमिलरली इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अभी अभी हम लोग ये सीखे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी बनाए नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जा रहे होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो ये वाला तुम बनाना चाहते हो, तो एकदम इस चार्ज के नज़दीक रहेंगे तो मात्र इसी का इफेक्ट नजर आएगा। ये रहा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम नज़दीक वाला, यहाँ पर ये रहा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम नज़दीक वाला। एकदम नज़दीक वाला मतलब उसका इफेक्ट यहाँ है ही नहीं, इसका इफेक्ट वहाँ है ही नहीं। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए गए हैं ये मानते हुए कि दूसरा वाला चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरे वाले चार्ज का भी इफेक्ट नज़र आने लगेगा। और देखो इस बार सबसे बड़ा वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ले जा रहा हूँ मैं, डॉटेड लाइन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। ये ऐसे थोड़ा सा टर्न लेगा, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे करके टर्न लेके
इधर चला जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके अलावा फिर ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं बना रहा हूं, ये ऐसे करके। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जितने डॉटेड लाइंस हैं ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। ठीक है, इसके बारे में आपको बुकलेट में और ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उससे ज़रूर एक बार थियोरी को पढ़ें। वहीं पर उसी के लिए मैं छोड़ रहा हूं यहां पर कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर रहता है तो किस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को बना रहे होंगे। सेकंड पार्ट लिख दो क्वेश्चन का, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाया जाएगा। आप बुकलेट से रेफर करेंगे कि कैसे बनाया जाएगा, और आपको बनाना ही बनाना है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है इस साल, जब कभी हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम लोगों ने सीखा अभी। अब टॉपिक का नाम लिखोगे तुम रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चीज जैसे कि हुआ करता था ना मैकेनिक्स में क्लास 11th में, काफी चीजों को पहले हम लोग सीख रहे थे कि ये क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नए नए कंसेप्ट लगातार आ रहे थे, और जब ढेर सारे कंसेप्ट आ गए उसके बाद हम लोग पूरी तरह से फोकस करना शुरू किए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पर। ठीक, लगभग वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा शुरुआत से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पूरा सब कुछ अलग अलग चीज़ों को सीखते हुए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ये कंसेप्ट्स के लिस्ट का सबसे लास्ट स्टेप है। ये सीख जाने के बाद हो सकता है कि हम लोग शुरुआत के कठिन क्वेश्चंस को करना शुरू करें, और उसके बाद फिर से एक राउंड चीज़ों को अच्छे से पक्का कर लें, और उसके बाद टेस्ट भी देने की कोशिश करें। ठीक है, तो कंसेप्ट जितना हम लोग सीख रहे हैं ना, उसमें ये लास्ट कंसेप्ट है अभी। ठीक है, इस चैप्टर का जहाँ तक की बात है। इसके बाद डायरेक्ट फिर आएगा नया कंसेप्ट, क्या चीज़, तो फ्लक्स आएगा। उससे पहले डायपोल वगैरह रहेगा, लेकिन डायपोल वगैरह में भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। आखिर V में और E में क्या रिलेशन है। अभी तक सबसे पहला रिलेशन जो हम लोग सीखे हुए हैं थोड़ी देर पहले अभी जो बात किया, वो रिलेशन क्या है, V का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, एक ऐसा सरफेस जहां पर कि V हर जगह पर सेम रहे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये दोनों में हम लोग रिलेशन अभी अभी सीखे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन दैट वी ऑलरेडी नो। इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन है। ठीक, जितना अभी तक सीख रहे थे उससे कहीं ज्यादा आपको अटेंशन देना होगा यहाँ पर, तभी एक बार में समझ पाओगे। खैर, माना कि किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ऐसा लिखा हुआ है, Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप। किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ भी क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके बाद आप ये मान लीजिए कि कोई तो एक चार्ज्ड पार्टिकल है Q का, कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q का, और ये चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, केवल dx का। तो इस बात को लिखो, कंसिडर अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसिडर अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद, इन दिस रीजन
in this region a charge q is displaced by, in this region charge q is displaced by, मैं क्या बोला, सिर्फ एक्स एक्सिस में पहले मानिए कि डिस्प्लेसमेंट हुआ dx i कैप, इतने का डिस्प्लेसमेंट हुआ मानो, ठीक। देन अब लिखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, इसलिए डी लिखा बाहर, dPe विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे कहते हैं हम लोग, Q इंटू ई से पता चलेगा फोर्स, है ना, Q इंटू ई से पता चलेगा फोर्स, उसको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आएगा वर्क डन, उसका नेगेटिव मुझसे पहले लिख दो। तो फोर्स क्या लिखोगे तुम, Q इंटू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे डी एक्स आई कैप के साथ, तो केवल ई एक्स और डी एक्स बचेगा, बाकी सब हट जाएंगे, और फाइनली वी विल हैव Q टाइम्स ई एक्स इंटू डी एक्स। सही लिखा। इस इक्वेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि LHS भी स्केलर क्वांटिटी, RHS भी अब एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद लिखा हुआ रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर नंबर में आता है। तो ये रहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाउ इज इट रिलेटेड विथ चेंज इन पोटेंशियल, इसको Q से डिवाइड कर दीजिए। वो जो Q यहाँ पर लिखा हुआ है, इस Q को LHS में ले लीजिएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में Q के साथ, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, यहाँ पर से Q हटा दो, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया dV। सही है। तो इसके बाद वाला रिजल्ट फिर देखिए कि Ex का वैल्यू कितना हुआ, ये हमारा पर्पस था लिखना। Ex का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, dV बाई dx, लेकिन बहुत ही ध्यान से, ये जो dV बाई dx लिखा हुआ है, इसमें क्या माना गया था कि चार्ज पार्टिकल के इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल x एक्सिस में ट्रेवल करेगा, तो उस चार्ज पार्टिकल के लिए y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों ही रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि y एंड z रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ मैं लिखा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल करिए, लेकिन ये बात को दिमाग में ध्यान रखिए आप कि सिर्फ एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब जाके ये आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन dV बाई dx किया गया, ये मानते हुए कि पार्टिकल मात्र एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया है, तभी तो आप ये इक्वेशन लिखे थे डिस्प्लेसमेंट के लिए। और अगर चार्ज पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस में ही ट्रेवल किया, तो y एंड z कोऑर्डिनेट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो y एंड z कोऑर्डिनेट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका देखो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x माइनस छूट गया, देखो माइनस लिखना था भाई, करेक्ट करिए, माइनस भी रहेगा। तो Ex विल बी इक्वल टू, माइनस था ना यहाँ पर, माइनस मुझे लगता है था, यहाँ पर माइनस भी होगा, अगर कंफर्म कर लो तुम माइनस होगा कि नहीं होगा, हो सकता है नहीं भी हो, मुझे लगता है कि होगा। तो Ex का वैल्यू निकल के आया माइनस ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे अभी dV बाई dx एज्यूमिंग y एंड z टू रिमेन कांस्टेंट। फिर से dV बाई dx यानी v का डिफरेंशिएशन करिए x के टर्म्स में, ये मानते हुए y और z कांस्टेंट है। इसको लिखने का तरीका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है कि सिर्फ x ही वेरिएबल है, y और z को ट्रीट किया जाए कांस्टेंट्स के तरह। और अगर इस इक्वेशन को सही मानते हो तुम, तो भाई x एक्सिस में तो कोई खास बात होता नहीं है, जो x एक्सिस में प्रॉपर्टीज हैं वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज y एक्सिस में भी हैं। इस वजह से इस इक्वेशन का तुरंत जनरलाइजेशन पॉसिबल है। ई वाई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई, साथ में ई जेड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड। आई होप क्लियर है ये आपको। तो ये था, हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया, हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, अगर पोटेंशियल पता रहेगा हमें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। बहुत आसान। हम लोग जो सीख रहे हैं वो ये है कि आखिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। ये पहला रिलेशन हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हेंस वी हैव फॉलोइंग रिलेशन, और ये फाइनल फॉर्मूला लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना आई कैप प्लस कितना जे कैप प्लस कितना के कैप। तो आई कैप ई एक्स आई कैप लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, नहीं, ई एक्स आई कैप लिखेंगे यहां पर अभी। तो ई एक्स के जगह क्या लिखा जा सकता है, डेल वी बाई डेल एक्स। इसके जगह लिखा जा सकता है डेल वी बाई डेल वाई। इसके जगह डेल वी बाई डेल जेड। हर जगह पर माइनस सिंबल छूटा था, इसलिए माइनस यहां लगा दी। इस बात को हमेशा के लिए याद रखो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। अभी समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, फॉर गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, देखना, थोड़ा दिमाग को खुला रखना। V का वैल्यू देखो मैं लिख रहा हूं K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई R। ये किसके वजह से पोटेंशियल है, ये किसी पॉइंट चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पर आने वाला पोटेंशियल है। तो इस R को R मत रहने दो, इसको X लिख दो। ठीक, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर ना कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q। इससे X डिस्टेंस के बाद इस पॉइंट P पर का पोटेंशियल हमें पता है। ये अब पोटेंशियल पता है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं, क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो होगा उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा डेल वी बाई डेल एक्स। यहां पर केवल एक्स ही लिखा है तो एक्स के टर्म्स में केवल डिफरेंशिएशन करिए, नेगेटिव सिंबल अलग से लगाइएगा, दैट विल गिव यू एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, मुझसे पहले करो। डिफरेंशिएशन बोला हूं, इंटीग्रेशन नहीं, लॉगरिथम नहीं जाएगा। तो माइनस सिंबल बाहर वाला K टाइम्स Q, ये तो कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। आया कि नहीं कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होना चाहिए था, यही हुआ भी है। ये प्लस में K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। आई होप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं। पोटेंशियल अगर दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा केस लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फिर से लिखा हुआ है, मान लो क्या इस बार K टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, कठिन कर रहा हूं, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। याद करो कहां आया था ये लिखा हुआ है पोटेंशियल किसके वजह से कहां पर, ये दरअसल लिखा हुआ है किसी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के वजह से, जिस पर की चार्ज है कैपिटल Q का, जिस पर की चार्ज है कैपिटल Q का, और हम लोग बात कर रहे हैं कहां पर के पोटेंशियल के बारे में, P पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में। ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, अगर ये रेडियस इसका r था। इस डायग्राम में मैं Q R X को रिप्रेजेंट किया, ये रहा फॉर्मूला लिखा हुआ V के लिए। जैसे जैसे x में बढ़ रहे हैं आगे, वैसे वैसे पोटेंशियल बदल रहा है। हमें यह पता करना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं। वेक्टर्स में कोन वगैरह बना के हम लोग सीखे थे कि कंपोनेंट निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट P पॉइंट पर क्या होगा। खुद से वेरीफाई करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, क्या वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। आपको पहले से रिजल्ट पता है। आपको करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, X इज द ओनली वेरिएबल। इस पूरे टर्म को X के टर्म्स में करिए डिफरेंशिएट, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, बिल्कुल लगाइए अच्छे से, और कंफर्म करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ रहा है कि नहीं जो हम लोग क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। इतना आपको करना होगा, अभी तुरंत करो। चलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया। इसके आगे फिर थर्ड पार्ट,
दो एग्जांपल्स में दिया आपको जिसमें कि हम लोग सीख ही रहे थे कि भाई पोटेंशियल अगर दिया हुआ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जा रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग सीख नहीं रहे, अब हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हम लोग सीखे कि नहीं। तो थर्ड पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, पोटेंशियल दिया हुआ है कुछ भी, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो, ओरिजिन पर एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएगा, तो एक्स और वाई दोनों ही जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो पता चला ओरिजिन पर का पोटेंशियल। एक्स कॉमा वाई 1 अगर 1 है दोनों ही तो जाके पोटेंशियल 1 वोल्ट आया, अगर 2,2 पर देखेंगे तो 8 वोल्ट आएगा एटसेट्रा। तो पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये लिखा हुआ है, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, करके दिखाओ। ठीक, आई होप आपने कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्ट लिखा जा सकता है, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ x के टर्म्स में, एज्यूमिंग y टू रिमेन कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन डेल v बाई डेल x अगर करेंगे तो क्या आएगा, केवल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्रीटिंग y टू बी अ कांस्टेंट, देन वी हैव 2xy, तो माइनस में 2xy आई क्या, ये x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस अब y कंपोनेंट लिखते हैं, इसी का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में क्या होगा, तो y इज द ओनली वेरिएबल, एक्स स्क्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये डायरेक्ट बना माइनस में फिर एक्स स्क्वायर जे क्या z कंपोनेंट, इसको z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, x एंड y बोथ आर कांस्टेंट, हेंस देयर डिफरेंशिएशन बिकम्स 0 प्लस 0 k क्या, माइनस में है ये लेकिन ठीक। फाइनल आंसर ये रहा आंसर। आई होप समझ गए कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को। फोर्थ पार्ट एक लास्ट कर दो, तो पोटेंशियल इज गिवन एज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है पोटेंशियल अलग अलग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को खुद से लिखे रहिए तेजी से, वीडियो को बिना पॉज किए हुए कर दो। चलिए, आई होप आपने कर लिया। नेगेटिव सिंबल को सबसे पहले बाहर ही छोड़ देते हैं। चलो बताओ, बता तो नहीं पाओगे, बताओगे भी तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप बोलना, कम से कम मन में जरूर बोल लेना। एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना लिखूं, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में करेंगे केवल, तो 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 2 है 7 है 5 है ऐसा कुछ है, उसको हटा दो वहां से, तो ये बन गया हमारे पास 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आया आई कैप, प्लस जे कैप में कितना, इतने पूरे टर्म को y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन 2y बचा, तो प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई, z वाला फिर से गया, इतना जे कैप होगा, माइनस सिंबल बाहर ही लिख दिए हैं एक साथ। और अब जाके z के टर्म्स में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरी तरह से कांस्टेंट 20 की तरह बिहेव करेगा, 20 हट गया, डिफरेंशिएशन 0, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन केवल 2z के क्या, इस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा होगा हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बारे में हम लोग सीखे, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है ना, तो बुकलेट को अभी आप रेफर करिए, और एचसीवी बुक में कई तरह के क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, बताइए कि कहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये सब पर एकदम अच्छे से दिमाग लगाओ। ठीक, और फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखने से कंसेप्ट्स इनिशिएट होते हैं, आप पहली बार चीज़ों को सीखते हो, वो आपके दिमाग में तभी एकदम पक्के तरीके से रह पाएगा जब आप प्रत्येक कंसेप्ट पर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो आप बुकलेट से, एचसीवी बुक से अब एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना ख़त्म कर दीजिए, करना शुरू मत कर दीजिए, करना ख़त्म कर दीजिए। ठीक, सारे क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व करिए अच्छे से। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी सीख गए और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन भी सीख गए। इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैं आपको दिया हूँ, इस वजह से मैं इस क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे क्या, देखो कि इस क्लास में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो सीखना शुरू किया, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए हम लोग। हमने क्या किया कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अगले क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। फिर से अभी हम लोगों ने क्लास में सीखा पोटेंशियल दिया रहेगा तो डिफरेंशिएशन के सही यूज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो इंटीग्रेशन के सही यूज से हम लोग पोटेंशियल तक पहुंच रहे होंगे। इस पर थोड़ा और ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, तब जाके एक बार में समझ में आ पाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, उसके लिए आप पहले जितना सीखे हुए हैं उसको एकदम पक्का कर लीजिए। कैसे पक्का करना है आपको पता है, ठीक। तो अगले क्लास के लिए प्रिपेयर होके आइएगा और एकदम अच्छे से रिवीजन वगैरह करके आइएगा।